हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कि प्रकाश की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे हमने पहली अपवर्तन, दूसरी परावर्तन, विवर्तन और व्यतिकरण आदि घटनाओं को तो हमने क्या कर लिया था, प्रकाश की सहायता से हम समझ सकते थे। ये बात हमने वहां पर कहा था। जो हमने कुछ घटनाएं जैसे अपवर्तन, परावर्तन 10th क्लास में भी हमने पढ़े थे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया भी था, लेकिन मैंने आपसे कहा था प्रकाश की कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिन्हें हम प्रकाश की तरंग प्रकृति या विकिरण प्रवृत्ति से नहीं समझ सकते। उन घटनाओं को समझने के लिए हमें प्रकाश की प्रवृत्ति को क्या मानना पड़ेगा, कणीय मानना पड़ेगा, अर्थात प्रकाश की विकिरणों में कुछ कणों की उपस्थिति को हमें बताना पड़ेगा। और उन कणों को क्या कहा था हमने, फोटोन के नाम से जाना था। तो उन्हीं घटनाओं को अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहली घटना आती है कृष्णिका काय। इसको देखो, कृष्णिका काय, इंग्लिश में कृष्णिका को ब्लैक, काला, कृष्णिका, कृष्ण शब्द, यहाँ पर कृष्ण शब्द का मतलब है काला, ब्लैक। तो कृष्णिका को ब्लैक, काय को मतलब बॉडी, ब्लैक बॉडी कृष्णिका काय के नाम से जानते हैं इसको। यहाँ पर इससे जो निकलने वाली विकिरणें हैं, उन विकिरणों को कृष्णिका विकिरणें कह देते हैं। तो इस टॉपिक को यहाँ पर कृष्णिका काय की जगह कृष्णिका विकिरण के रूप में भी आप लिख सकते हो। अब देखो, वास्तव में कृष्णिका होती क्या है, इस चीज को आप समझो। आपको ऐसा एक नॉर्मल एग्जांपल मैं देता हूं जो आपको सारी चीज क्लियर कर देगा। आपने भैंस देखी है, सबने दूध भी पिया होगा उसका। उस भैंस की त्वचा कैसी होती है आपको पता है, उस भैंस की त्वचा ब्लैक कलर की होती है। जब वो धूप में जाती है तो वह ब्लैक कलर, या फिर अपन कोई भी ब्लैक वस्त्र पहनते हैं, तो जब धूप में अपन निकलते हैं तो धूप की सारी यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सूर्य की विकिरणों को वो एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है, जिससे ब्लैक कलर क्या होता है, जल्दी गर्म होता है। तो जल्द गर्म होता है, ऐसे ही जल्द ठंडा भी हो जाता है। तो एक तरह से ब्लैक कलर क्या करता है, सभी प्रकार की आवर्ती वाली विकिरणों को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। और जब उसको यहाँ पर क्या करते हैं, सभी प्रकार की विकिरणों को उत्सर्जित करने की भी क्षमता रखता है। तो वो होती है यहाँ पर कृष्णिका। इसीलिए आपको पता है भैंस कभी भी धूप में रहना पसंद नहीं करती, सर्दियों में भी वो पानी में ही रहना पसंद करती है, क्योंकि ब्लैक त्वचा होने के कारण वो क्या करती है, एनर्जी को एब्जॉर्व करती है, जिससे उसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर ऑलरेडी हाई हो जाता है। तो यह इसका मुख्य कारण होता है कृष्णिका की वजह से। तो देखो, अब हम क्या कहेंगे, कृष्णिका काय, कृष्णिका पिंड किसे कहेंगे, काय का मतलब बॉडी या पिंड। तो जैसे माना कि अपन ये एक पिंड ले लेते हैं, अगर ये ब्लैक हो जाए तो ये कृष्णिका काय है। कैसे हैं, अब देखो समझना। ये एक ऐसा आदर्श पिंड है, देखो एक ऐसा आदर्श पिंड जो सभी आवर्ती वाली सूर्य की विकिरणों को अवशोषित करती हो, और अगर मैं इसे गर्म करूं, इस पिंड को या पदार्थ को, तो वो सभी आवर्ती वाली विकिरणों को उत्सर्जित भी करती हो। क्या कहलाता है, कृष्णिका काय कहलाता है। तथा ये अवशोषित विकिरणें और इससे उत्सर्जित होने वाली विकिरणों को ही हम कृष्णिका विकिरण के नाम से जानते हैं। एक बार डेफिनेशन और सुन लीजिए आप। एक ऐसा आदर्श पिंड जो सभी आवर्ती वाली यहाँ पर क्या है, विकिरणों को अवशोषित करता हो, तथा अगर इससे गर्म किया जाए तो वापस जो अवशोषित किया है उसको ऊर्जा के रूप में वो क्या कर देता हो, विकिरणों के रूप में उत्सर्जित कर देता हो। तो क्या कहलाता है, ऐसा आदर्श पिंड कृष्णिका काय कहलाता है। और ये अवशोषित और उत्सर्जित विकिरणें क्या कहलाएगी हमारे पास, कृष्णिका विकिरणें। क्लियर है। अब देखो, हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम एग्जाम्पल क्या लेते हैं, देखो आपको बहुत ईजी एग्जाम्पल में बता देता हूँ, लोहे की छड़ वाला। लोहे की छड़ सबने देख रखी, लोहे का सरिया ले लो या कोई भी लोहे की आप चीज ले लो। सबसे पहले आप जब लोहे की चीज को गर्म करोगे तो आपको पता है यहां पर अपन कैसे बना सकते हैं इसको, लोहे की छड़। लोहे की छड़ें ले ली। जब आप लोहे की छड़ को गर्म करते हो, सबको पता है गर्म करने पर वो क्या होती है, हल्की हल्की लाल रंग की हो जाती है। तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, हल्का लाल रंग, क्योंकि वो ऊर्जा को अवशोषित कर रही है। फिर जब आप और अधिक गर्म करोगे, ये तीर का निशान लगा के गर्म का चिन्ह, और ज्यादा गर्म करोगे तो वो एकदम क्या हो जाएगी, लाल सुर्ख हो जाएगी, लाल रंग की हो जाएगी। पता है सबको, लोहे को गर्म करके देख लेना कभी, या फिर लोहार के पास कभी देखना, जब लोहार कुछ बनाता रहता है तो जब उसको लोहे की चीज को, वस्तु को गर्म करता है, पहले हल्का लाल रंग आता है, फिर जब और अधिक अत्यधिक ताप पर गर्म कर दिया जाता है तो किसमें परिवर्तित हो जाती है, लाल रंग।
परंतु देखो यहाँ तक ही हमारा टेम्परेचर सीमित होता है, इससे ज़्यादा टेम्परेचर हम नेचुरल रूप से उसको नहीं दे पाते। अगर इस लाल रंग को भी यदि हम क्या करें और अधिक गर्म किया जाए तो ये लाल रंग की जो लोहे की छड़ है ना, उसको अगर आप और अधिक टेम्परेचर जैसे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे आसपास गर्म करोगे ना, तो ये लाल रंग की छड़ सफ़ेद रंग में परिवर्तित हो जाती है। सफ़ेद रंग में एकदम देखा होगा, जैसे बानी होती है ना, कोयला होता है, कोयला जलने के बाद वो वाइट कलर की बानी बचती है, वैसे ही लोहा भी क्या हो जाता है, सफ़ेद रंग की छड़ में परिवर्तित हो। और अगर आप अधिक गर्म कर दो इसको तो फिर देखो इसको ऐसे घुमा देते हैं क्योंकि कॉपी नहीं बननी अपन को, तो ये क्या हो जाता है, इसका नीला रंग अंतिम अवस्था में क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको एक चीज बताई थी, किसी भी पदार्थ का कोई रंग स्थायी नहीं होता है, उसकी तरंग दैर्ध्य या अवशोषित विकिरण या उत्सर्जित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य पर ही उसका रंग निर्भर करता है। तो जिस हिसाब से वो ऊष्मा का अवशोषण करता जाता है उस हिसाब से उसका क्या होता जाता है, रंग होता जाता है। तो अब कृष्णिका को आप नहीं भूलोगे, अच्छे से लिख सकते हो अगर आ जाए एग्जाम में। क्लियर है आपके? दूसरा प्रभाव होता है, देखो पहला इसको हमने समझ लिया, दूसरा है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ध्यान देना, प्रकाश विद्युत प्रभाव को भी मैं आपको समझा देता हूं साथ के साथ ही। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दूसरा, जिसे भी हम क्या कर सकते हैं, यहां पर प्रकाश की केवल कणीय प्रवृत्ति के आधार पर ही समझ सकते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव, देखो प्रकाश को क्या बोलते हो, फोटो, और विद्युत को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, और प्रभाव को बोलते हैं हम इफेक्ट। तो इसका यहां पर इंग्लिश नेम होगा फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो जाएगा यहां पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्लियर? अब देखो यहां पर इसको समझते हैं हम, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। आपको 10th क्लास में भी पढ़ाया गया है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, सबको पता है। कोई भी धातु ले लो आप, नॉर्मली प्रकाश विद्युत प्रभाव कौन दर्शाता है, उपधातु सिलिकॉन जर्मेनियम, जिनका उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में जब कोई धातु ले लिया आपने, धातु की सतह पर जब एक निश्चित आवृत्ति वाली प्रकाश की विकिरणें आपतित होगी तो आएगी विकिरणें, आपतित जैसे ही होगी उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, निष्कासित हो जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। तो इसी घटना को क्या कहते थे, यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसको हम एक प्रयोग से समझते हैं। देखो प्रयोग कैसे कर सकते हैं, हम एक कांच की नलिका बनाएंगे, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उनका अध्ययन किया था ना, वैसे ही हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक कांच की नलिका ले ली हमने, इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। देखो ये धातु की पत्ती ले ली अपन ने एक, और एक ये दूसरा इलेक्ट्रोड हमने धातु की पत्ती का ले लिया, दोनों ले लिया। एक इलेक्ट्रोड तो है हमारा कैथोड, कैथोड नेगेटिव है, क्लियर। दूसरा इलेक्ट्रोड है हमारा एनोड, और एनोड क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव है, धनात्मक। अब संयोजित करेंगे बैटरी से, संयोजित करना सबको आता है। देखो संयोजित कैसे करते हैं, बैटरी से जोड़ेंगे अपन इसको उच्च वोल्टेज स्रोत से। कैसे जोड़ सकते हैं, देखो ये माइनस वाला है तो यहाँ पर कैसे बनाओगे, ये माइनस वाला सिरा है तो ये माइनस का छोटा बनाया जाता है, फिर प्लस का बड़ा, फिर प्लस से माइनस जुड़ जाता है, बैटरी से बनती है, फिर माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, फिर प्लस से माइनस जुड़ जाएगा, फिर प्लस, माइनस से स्टार्ट हुआ है तो प्लस पे खत्म होएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, आप से कितना भी आप यहाँ पर बढ़ा सकते हो। बढ़ा दिया, अब ये आपके पास क्या हो गए, बैटरी स्रोत हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये धातु की पत्ती है, कैथोड के रूप में धातु की पत्ती ले ली अपन ने। अब ध्यान दो, जब धातु की सतह पर ये सूर्य है, यहां पर मैं सूर्य लिख देता हूं, समझ गए आप, सूर्य मामा, ठीक है। सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, ये प्रकाश विकिरणों के रूप में आ रहा है, ये विकिरणों के रूप में आ रहा है, आ गया। आप इस ये क्या है, आ रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं आपतित विकिरणें। अब जैसे ही सूर्य का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होगा, इस धातु की सतह से क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे, ऐसे निकल जाएंगे, इधर ये गति कर रहे हैं, ऐसे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे। गति किधर करेंगे, देखो
कैथोड माइनस वाला था तो इलेक्ट्रॉन निकले तो इलेक्ट्रॉन माइनस वाले दर्शाने अपन को, तो ये हो गया। अब हमें इसमें मेन चीज क्या बतानी है, इलेक्ट्रॉन इधर से गति कर रहे हैं किधर, एनोड की ओर, तो यहाँ आएंगे, यहाँ होके कहाँ जाएंगे वो इधर, तो ये इधर इलेक्ट्रॉन आ गए, ये इधर इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर इधर से कहाँ जाएंगे गति करते हुए इधर, तो इस तरह से हमने दिशा भी दर्शा दी। अब देखो सबसे पहली बात हमें डेफिनेशन देनी है, आप इजी गोइंग में समझ गए होंगे। जब किसी धातु की सतह पर, ये धातु की सतह ले ली, एक निश्चित आवृत्ति वाला प्रकाश आपतित होता है, निश्चित आवृत्ति वाला, उससे अगर कम आवृत्ति रहती है ना निश्चित आवृत्ति से, उस निश्चित आवृत्ति को दहली आवृत्ति बोलते हैं, उससे अगर कम आवृत्ति रहती है तो फिर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है यहाँ पे। तो जब धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति वाला प्रकाश आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन हो जाता है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जानते हैं। क्लियर डेफिनेशन तो आपके चित्र बना दोगे आप, अगर वो चित्र पूछ ले तो। देखो इस डायग्राम को आप कॉफी की जगह यहाँ से भी बना सकते हो, क्योंकि कॉफी में पेंसिल से बना हुआ था, हो सकता है शायद वहाँ दिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही, तो आप यहाँ से बना लेना। अब देखो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के कुछ गुणधर्म, अगर वो आपको ज़्यादा डिटेल में पूछ ले तो इसके कुछ गुणधर्म क्या है। देखो इसका पहला गुणधर्म है कि सूर्य की विकिरण के आपतित होने में और इलेक्ट्रॉनों के निष्कासित होने में कोई समय अंतराल नहीं होता, कोई गैप नहीं होता। जैसे ही प्रकाश की किरणें आपतित हुई, हैंड टू हैंड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा। यानी कि जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये सूर्य का प्रकाश है, जैसे सूर्य का प्रकाश इस पर आपतित होगा, धक्का मारेगा और ये निकल जाएगा, निकल गया इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ही यहाँ पर आपतित होने में और इलेक्ट्रॉन के निष्कासन में कोई समय अंतराल नहीं होता है, इनकी तुरंत ये घटना घटित हो जाती है। अब देखो मैं यहाँ पे कह रहा था भाई इसको अपन क्या है, प्रकाश की केवल कणीय प्रवृत्ति से ही समझ सकते हैं। क्यों समझ सकते हैं, प्रकाश की विकिरण है, विकिरण है तो आप कोई टॉर्च भी ले सकते हो, आप टॉर्च को पंखे पे डालो, मैंने वही आपको वहाँ पे भी बताई थी इलेक्ट्रॉन की खोज में भी, कि किसी भी विकिरण को आप किसी भी वस्तु पे डालोगे तो वो या तो निकल जाएगी, टकरा कर वापस आ जाएगी, परंतु उसको हिला सकती है क्या, नहीं। मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे ऊपर आप कोई भी विकिरण डालोगे तो मैं अपने स्थान से थोड़ी ना हिलूंगा, नहीं हिलूंगा ना। परंतु अगर आप कोई जैसे वस्तु से धक्का मारो मेरे को तो मैं हिल जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन भी तो कण है, तो इस इलेक्ट्रॉन कण को कौन धक्का मार रहा है, विकिरणों से तो धक्का लगता ही नहीं है। यानी कि इन विकिरणों में कुछ तो कण उपस्थित है जिन्होंने इन इलेक्ट्रॉनों को क्या किया है, धक्का मारा है। तो प्रकाश के विकिरणों में कुछ कण होते हैं, अर्थात इस घटना को अपन प्रकाश की कणीय प्रवृत्ति से ही समझ सकते हैं। हो गया। तो आप सूर्य के प्रकाश के आपतित होने में और इलेक्ट्रॉन के निष्कासन में कोई समय अंतराल नहीं होता है, पहली चीज। दूसरी चीज आती है यहां पर जो इंपॉर्टेंट भी है, दहली आवर्ती। ध्यान देना, दहली आवर्ती। दहली आवर्ती वो आपसे पूछ लेता है, आवर्ती को तो न्यू से दर्शाते हैं और दहली को न्यू जीरो से दर्शाते हैं। अब दहली आवर्ती क्या होती है भाई, मेन चीज ही आ गई आपके सामने। तो देखो वह न्यूनतम निश्चित ऊर्जा की आवृत्ति होती है, ये जो क्या करती है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के लिए आवश्यक होती है। ध्यान दो, वह न्यूनतम निश्चित ऊर्जा की आवृत्ति, मतलब ऐसी आवृत्ति या ऐसी ऊर्जा की आवृत्ति जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के निष्कासन में क्या होती है, यहाँ पर आवश्यक होती है। अगर इससे आवृत्ति से कम, मतलब इस दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन नहीं होता, अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता। उस न्यूनतम आवृत्ति को क्या बोलते हैं, दहली आवृत्ति। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी, डेफिनेशन बनाते हैं हम कि ऊर्जा की वह आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति जो क्या करती है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के लिए आवश्यक होती है, और इससे कम आवृत्ति होने पर क्या होता है, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना घटित नहीं होती है। क्या कहलाती है, दहली आवृत्ति कहलाती है। क्लियर है आपके। अब ध्यान दो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम दोनों पढ़ रखें। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न नष्ट कर सकते हैं, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अर्थात इस ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा क्या है, एक निश्चित है, फिक्स है। तो आप न तो उत्पन्न करोगे और न उसे नष्ट कर सकते, केवल आप परिवर्तित कर सकते हो ऊर्जा को। तो ये भी यहाँ पर बताता है कि जो निष्कासित इलेक्ट्रॉन है उसकी गतिज ऊर्जा, किस गति से वो निकलेगा, उसकी गतिज ऊर्जा निम्नलिखित होती है। तो निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, एच न्यू बराबर, आप जानते हो E बराबर किसी भी कण की ऊर्जा क्या होती है, प्लांक के अनुसार एच न्यू होती है। तो देखो एच न्यू बराबर एच न्यू जीरो प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ध्यान दो,
1/2mv², ये तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है, ई क्या होती है, h-nu। तो इसको ऐसा कर सकते हैं ना, E बराबर h-nu, यही होती है। इसको E को नहीं लिख रखा है इसने क्योंकि सूत्र यही काम आता है अपने, तो यही लिखेंगे। तो E बराबर h-nu, h-nu क्या है, एक तरह से ऊर्जा ही है, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाए, h-nu 0 प्लस हाफ mv², गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ये होगी। अब चूंकि यहाँ m द्रव्यमान है, v वेग है, v वेग क्या है, गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग है, ν0 दहली ऊर्जा है, h प्लांक स्थिरांक जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, मैंने आपको बताया था 6.626 × 10⁻⁻34 यहाँ पर इसकी वैल्यू थी। ν दहली ऊर्जा फिक्स होगी, v वेग हो गया गति करते हुए इलेक्ट्रॉन, m क्या है, द्रव्यमान है। किसका द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का। तो इस m के स्थान पर यहाँ नीचे छोटा सा e लगाया जाता है, me का मतलब है यहाँ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो ये हो गया आपके क्या, निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की द्रव्यमान संरक्षण के नियम के हिसाब से गतिज ऊर्जा इस सूत्र से अपन निकाल सकते हैं। ये हो गया। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, सूत्र कंपटीशन में पूछ लिया जाता है, यहाँ भी सूत्र 1 नंबर में पूछ लिया जाए, सूत्र आपको याद रखना है। आप देखो इसको और कैसे लिख सकते हो आप, गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2mv², तो इसको अपन और कैसे कर सकते हैं, ये h-nu 0 इसको बराबर के मैं इधर ले आऊँ ऊपर के ऊपर, तो प्लस वाली संख्या किस में जाएगी, माइनस में। तो देखो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, h-nu, इसको h-nu 0 को जब बराबर के ऊपर लाऊंगा मैं, ऐसे तो बटे में आएगा बराबर के, पर बटे में नहीं लाऊं, अगर ऊपर के ऊपर आऊं तो चिन्ह चेंज हो जाता है। देखो तो यहाँ पर ये किस में, प्लस में है, इधर आते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में हो जाएगी। तो ये इधर आते हैं बराबर के -h-nu 0 और इधर बराबर के क्या बच गया, अब केवल 1/2mv², ये भी आपके क्या जाएगा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। ये 1/2mv² गतिज ऊर्जा इसके बराबर होगी गति करते हुए इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका मेन फॉर्मूला है, ठीक है। इसको कैसे बनाओगे, ऊपर वाले से बना सकते हो या आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। गया क्लियर प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव के बाद हमारी तीसरी घटना आती है हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम। उसे भी हम क्या कर सकते हैं, नहीं समझ सकते प्रकाश की विकिरण प्रवृत्ति के आधार पर, परंतु टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो डेरिवेशन भी है, न्यूमेरिकल्स भी है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, टॉपिक प्लस न्यूमेरिकल एक साथ कर लेंगे। उससे पहले आप थोड़ा सा उसको पढ़ लीजिए, इनको भी पढ़िए आप, कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।